अस्सलामुअलैकुम। इस किस्से आगाज़ में अम्मा हैमा दवाई लेती हैं और इसी दौरान जब वो दवाई पी रही थी तो अर्तुरुल कमरे के अंदर दाखिल हो जाता है। अर्तुरुल बहुत ज़्यादा बेचैन हो जाता है जब वो हैमा खातून को देखता है कि वो दुआ ले रही हैं। अम्मा हैमा के पास अर्तुरुल आकर बैठ जाता है और उनसे उनका हाल पता दरियाफ्त करने लगता है, उनकी तबीयत मालूम करने लगता है। अम्मा हैमा कहती हैं मैं ठीक हूँ। अर्तुरुल कहता है मुझे तो आप बीमार लग रही हैं, आप दवा क्यों पी रही थी अम्मी? तो अम्मा हैमा कहती हैं बेटा मेरे जाने का वक्त आ गया है, वैसे भी मैं बूढ़ी हो गई हूँ और मैंने अपनी ज़िंदगी गुजार ली है। अर्तुरुल ये सुनकर परेशान हो जाता है और हैमा खातून को रोकते हुए कहता है आप ऐसा ना कहें, आप ऐसा बिल्कुल भी ना कहें, अभी आपने हमारे लिए जीना है मेरी अम्मी। और इसके बाद हैमा खातून कहती हैं मेरे प्यारे बेटे तुम्हारे बाबा का शुक्रिया जिन्होंने मुझे तुम्हारे सुपुर्द किया। मेरे बहादुर बेटे शुक्र है अल्लाह का कि मैंने कराचाइसर किले की फतह देख ली और तुम्हें मजबूत होता हुआ भी देख लिया, मगर मेरी आखिरी ख्वाहिश है कि मुझे मेरे बेटों से मिलना है। मेरे बेटे अलग अलग जगह पर हैं, उन्हें एक जगह पर इकट्ठा करके उन्हें देखना, ये मेरी ख्वाहिश है अर्तुरुल। अर्तुरुल कहता है अम्मा हैमा मैं आपकी ख्वाहिश को पूरा करूँगा और आज ही मैं कासिद भेजूँगा। तो अम्मा हैमा कहती हैं बिल्कुल अर्तुरुल, मुझे धुंधार से मिलना है, साथ ही साथ मैं गुंदोगदू को देखना चाहती हूँ और सुंगर तकिन को भी देखना चाहती हूँ, इन सब से मैं मिलना चाहती हूँ। इसके बाद अजसम ने सिपाहियों से कहता है हमने खबर ले ली है तो हम यहाँ से निकलते हैं, चलो सिपाहियों। और अजसस और उसके सिपाही जो ही एरिस और तीतन की सारी मालूमात लेकर फरार हो रहे थे तो एक सलीबी सिपाही की नज़र उनके ऊपर पड़ जाती है। वो चिल्लाता है कि वहाँ जासूस है और एकदम से तीर चलाता है, एक सिपाही मारा जाता है और अजसस भागता हुआ आता है और कहता है हमें अर्तुरुल बे को खबर पहुँचानी होगी ताकि अर्तुरुल बे इनके गुनाहों मंसूबों को ख़त्म कर ले। अजसस ये कहकर उधर से फरार हो जाता है अपने घोड़े पर सवार होकर और उसका सिपाही भी उसके पीछे ही आ जाता है। इधर ही पीछे से एरिस आता है और वो अपने एक सिपाही से तीर लेता है और कमान और तीर की मदद से अजसस के साथ वाले सिपाही को भी मार लेता है, यानी कि अब अजसस अकेला रह गया था। फिर एरिस तीतन के साथ और चंद सलीबी सिपाहियों के साथ अजसस के पीछे लग जाता है। फिर अर्तुरुल बे को दिखाया जाता है जो कि अर्तुक बे से मुलाकात करते हैं, जिधर अर्तुरुल बे अर्तुक से कहते हैं कि अर्तुक बे आपको मारिया से शादी करनी चाहिए, मारिया बहादुर खातून है और उसके लिए मुनासिब मर्द आप ही। जिधर अर्तुक बे कोई भी जवाब नहीं देते और कहते हैं मैं क्या कह सकता हूँ अर्तुरुल बे, यह आपका हुक्म है, मगर मैंने इस बारे में सोचा भी नहीं था। फिर जंगल में दोबारा से अजसस को दिखाया जाता है जिधर एरिस और तीतन उसका पीछा कर रहे थे। एरिस और तीतन उसे खूब ढूंढते हैं मगर अजसस अपनी चालों के बाइस दूसरे रास्तों से निकल जाता है। पीछे एरिस तीतन की तरफ इशारा करता है कि तुम दूसरे रास्ते से जाओ और चंद सिपाहियों को दूसरे रास्ते पर भेज देता है और खुद एक रास्ते की तरफ हो जाता है जिस रास्ते पर एरिस रवाना हुआ था। दरअसल उसी रास्ते पर अजसस भी निकला था। अजसस आगे आता है और उसे शक होता है कि सब सिपाही चारों तरफ से आ रहे हैं और उसका पीछा कर रहे हैं, लिहाजा इसीलिए अजसस अपना घोड़ा लेता है और घोड़े से नीचे उतरता है और उसे आगे दौड़ा लेता है और खुद दूसरी जानिब हो जाता है। पीछे से इसी दौरान एरिस आता है और एरिस देखता है कि अजसस का घोड़ा आगे है और वो एकदम से कमान लेता है और जो ही घोड़े की तरफ निशाना लेता है कि उसकी नज़र दूसरी जानिब पड़ती है जिधर अजसस फरार हुआ था। वो एकदम से तीर चलाता है जिसकी बदौलत अजसस की टांग में वो तीर जाकर लगता है और अजसस जख्मी होकर नीचे गिर जाता है। एरिस पीछे से मुस्कुराता है और अजसस फिर भी भागने लग जाता है। एरिस उसका पीछा करने लग जाता है। एरिस उसे आकर जख्मी देखता है। इसके बाद जुम्मे का मुबारक दिन था। पूरे कराचाइसर किले के अंदर अजान होती है, सब लोग झूम उठते हैं। हालांकि 9 मुस्लिम भी इस अजान को सुन रहे थे और वो खूब लुत्फानंदोज हो रहे थे। सब लोगों ने अपना काम रोक लिया था और अर्तुरुल लोगों ने सफ़ें बना ली थी और वो लोग नीचे बैठे हुए थे। फिर अजान के बाद शेख इब्नुल अरबी आते हैं और आकर सबसे खिताब करते हुए इंसाफ और अदल के बारे में सबको बताते हैं, साथ ही साथ इस्लाम की रोशन
तारीख के बारे में और तुर्कों की माजी के बारे में भी उन्हें आगाही फराहम करते हैं। फिर शेख इब्नुल अरबी दुआ मांगते हैं और सब लोग उनके साथ ही दुआ करते हैं। इसके बाद फिर अजसिस को दिखाया जाता है जो कि एरिस से भाग रहा था। एक मुकाम पर अजसिस को एरिस लोग घेर लेते हैं। एक जानिब से तीतन आ गया था और 2 सिपाही भी आ गए थे। अजसिस जो ही देखता है कि वो घेर लिया गया है तो वो कहता है मक्कारो, कुत्तो, और एकदम से 2 सिपाहियों के साथ लड़ने लग जाता है। वो 2 सलीबी सिपाहियों को उधर ही मौके पर मार देता है और फिर एरिस उससे कहता है ताजर नीको, और उसकी तरफ भागता हुआ आता है और उसके साथ लड़ाई लड़ने लगता है। इधर अजसिस और एरिस के दरमियान खूब जोरदार किस्म का मुकाबला होता है और तीतन भी इसी लड़ाई में कूद पड़ता है। अर्तुगरुल बे के इस जांबाज को खूब जख्म आते हैं और तीतन और एरिस ये दोनों मिलकर खूब वार करते हैं, जिसकी बदौलत अजसिस जमीन पर गिर जाता है। फिर एरिस उससे कहता है मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे सामने जिंदगी की भीख मांगो। तो अजसिस कहता है एक तुर्क मर तो सकता है फतह के साथ, मगर वो कभी भी नाकामी के साथ जिंदगी की भीख किसी दुश्मन से नहीं मांग सकता। आओ मुझे शहीद कर लो। इसी दौरान एरिस जो ही अजसिस के ऊपर अपनी तलवार मारता है तो अजसिस कलमे शहादत कहने लगता है, मगर वो अफसोस के साथ पूरी तरह से इसे कह नहीं पाता और एरिस उसे उधर ही शहीद कर लेता है और उसकी रूह परवास कर बैठती है। इसके बाद अर्तुगरुल के जिरगे का वक्त आ गया था और सब सरदारान अर्तुगरुल बे के साथ जमा थे। सुल्तान अलाउद्दीन के कुबात का खास बंदा अजीज इधर आ जाता है। वो आकर अर्तुगरुल बे से कहता है मैं सुल्तान अलाउद्दीन की तरफ से आपके लिए एक हुक्म लेकर आया हूँ। साथ ही साथ आपने कराचैसर किला फतह किया है तो आपके लिए तहाइफ भी है। एक सिपाही अर्तुगरुल बे के सामने एक संदूक लाकर रखता है। अर्तुगरुल बे कहते हैं खुश आमदीद, आपकी आमद बायस शर्फ है। अजीज कहता है मैं अर्तुगरुल बे आपकी इजाज़त के साथ ये हुक्म सब लोगों को पढ़कर सुना चाहता हूं। अर्तुगरुल बे कहते हैं क्यों नहीं। फिर अर्तुगरुल बे खड़े होते हैं और उनके सब सरदारान भी खड़े हो जाते हैं। अजीज आता है और आकर कहता है कि सुल्तान अलाउद्दीन के कुबाद ने यह खत आपके लिए भेजा है और फिर उसे खोलकर पढ़ने लग जाता है। वो पढ़ता है कि अल्लाह आपकी तलवार को कुव्वत बख्शे। अर्तुगरुल गाजी सुलेमान शाह के बेटे अर्तुगरुल बे, आपने हमारी रियासत की चरागाहों में मजीद इजाफा कर लिया है। आपने हमारी रियासत की ताकत को मजीद बढ़ा दिया है। हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आपने दुश्मनों के गढ़ को तोड़ लिया है। इसके अलावा अब आपको दुमानत की सरजमीन भी दी जाती है। आप उसके इंतजामिया हैं। आप हमारी रियासत के सरबराह हैं। आप हुक्मरान हैं और आप सौगुत की जानिब भी हिजरत कर सकते हैं। ये सब इलाके आपके हैं और आपकी इंतजामिया में ये सब इलाके रहेंगे। इसके बाद सब सरदारान अर्तुगरुल बे को बारी बारी खुशामदीद कहते हैं। इसके बाद मारिया की मेहंदी सजी हुई थी और मारिया इंतहाई ज़्यादा खुश थी। वो कहती है आप लोग बहुत अच्छे हो, खुदावंद का लाख लाख शुक्र है कि उसने मुझे इतने अच्छे लोगों में लाकर जगह दी। फिर एरिस के कुछ सिपाही मशकूक ताजर के बेस में हानली बाजार के सराय में आते हैं और दुमरुद से मुलाकात करते हैं। इसके बाद अर्तुगरुल अपने सरदारान से बिल्जिक की गवर्नर के बारे में बात करता है। वो कहता है कमांडर एरिस का सारा साथ बिल्जिक का गवर्नर देगा। इसके अलावा बिल्जिक का गवर्नर एरिस को अपने साथ भी मिला लेगा। इसीलिए हम बिल्जिक की गवर्नर की तरफ से पूरी तरह से मुतमईन नहीं हैं। हम उसके साथ भी अपना काम पूरा करने जा रहे हैं। सब सरदारान अर्तुगरुल बे की बातों को अच्छी तरह से सुनते हैं। अर्तुगरुल बे इंतहाई ज़्यादा अच्छे तरीके से अपने सरदारान को आने वाले मंसूबों के बारे में आगाह करते हैं कि वो बिल्जिक को किस तरीके से लेने वाले हैं। फिर अर्तुगरुल बे के सब सरदारान बारी बारी आते हैं और अपना एक एक तीर लाकर अर्तुगरुल बे के सामने रखकर कहते हैं हम आपके साथ हैं। जब काफ़ी सारे तीर जमा होते हैं तो अर्तुगरुल बे एक तीर उठाते हैं और उसे तोड़ते हैं और कहते हैं जो बंदा खुद ही काम करता रहा तो वो जल्द ही ख़त्म हो जाएगा। फिर अर्तुगरुल बे सब तीरों को इकट्ठा उठाते हैं और कहते हैं मगर जिसने इत्तेहाद कायम रखा वो हमेशा रहेगा, हमारी रियासत को कायम करने के लिए और अपने मंसूबों को पूरा करने के लिए। इसके बाद मारियो और अर्तुग बे का निकाह पढ़ाया जा रहा था जो कि शेख इब्नुल अरबी पढ़ा रहे थे। फिर निकाह पढ़वाने के बाद यहाँ अर्तुग बे और मारिया एक दूसरे के हमसफर बन चुके थे और शेख इब्नुल अरबी दुआ करवाते हैं। सब लोग दुआ करते हैं। शेख इब्नुल अरबी तुर्कों के
मुस्तकबिल के बारे में भी दुआ करते हैं, ख़ास तौर पर अर्तुग बे लोगों के मुस्तकबिल के बारे में। इसके बाद जब निकाह पढ़वा लिया जाता है फिर सब एक दूसरे के साथ गले लगते हैं। इसी दौरान बामसी चुपके से अर्तुग बे से कहता है कि मैंने कहा था ना कि छोटे छोटे बच्चे होंगे। तो अर्तुग बे मुस्कुराते हैं और बामसी के साथ गले लगते हैं। इधर हो जाता है आज की वीडियो का इख्तिताम। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ मौजूद बेल आइकन पर भी क्लिक करें। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन, अब हम आते हैं इस वीडियो के दूसरे पहलू यानी अदब और हिकमत की बातों की तरफ। मिर्ज़ा अदीब का नाम दिलावर अली है। उनका ख़ानदान कोई इल्मी ख़ानदान नहीं था। बचपन का ज़माना इफ़लास और तंगदस्ती में गुज़रा। ज़माना तालिब इल्मी में इनकी मुलाकात अख्तर शेरानी और हाफ़िज़ महमूद शेरानी से हुई। इन मुलाकातों ने इनके अदबी ज़ौक़ को 1936 में उन्होंने उर्दू के मुमताज़ रसाले अदब लतीफ़ की अदरात संभाली और ख़ासे तवील दौरानिए तक इनके साथ वाबस्ता रहे। मिर्ज़ा अदीब ने रोमानी दास्तानों, अफ़सानों, ड्रामों और गज़ल व नज़्म पर तबा आज़माई की। सहराए नूरत के ख़ुतूत इनकी इब्तदाई कारनामा है जिसमें रोमानी फ़ज़ा मिलती है, मगर इनकी शोहरत का इंसार इनके यकबाबी ड्रामों पर है जिन्हें उन्होंने बड़ी खूबसूरती और फ़नकारी से लिखा है। इनकी तसनीफ़ में सहराए नूरत के ख़ुतूत, सहराए नूरत के रोमान, आंसू और तारे, लहू और कालीन, सतून, पस पर्दा ख्वाबों के मुसाफिर और महमूद जान मशहूर हैं। मिर्ज़ा अदीब जज्बे और तख़य्युल के इम्तज़ाज से एक रोमान अंगेज़ और रंगीन फ़ज़ा तख्लीक़ करने के माहिर हैं। इन्होंने जज्बे और तख़य्युल को के ताबे रखा अपनी अक्ल को, जिसकी वजह से इनका असलूब संजीदा और मतीन हो गया। उन्होंने अपने अफ़सानों और ड्रामों में रोमानवी फ़ज़ा पैदा करने के बावजूद किसी न किसी समाजी और माशरती मकसद की तर्जमानी की है, लेकिन मकसद पर फ़न को कुर्बान नहीं किया जाता। वो मौज़ूआत के लिए मवाद अपने गिरदो पेश से लेते वो उन सियासी ज़्यादतियों, समाजी जुल्म सितम और माशरती नाइंसाफ़ियों का ज़िक्र करते रहे जिनसे वो ख़ुद और मुतवस्सित तबका दोचार होता है। इनके किरदार सादा और मुतहर्रिक होते। इनके किरदार आलम फाज़िल या बड़े अमीर नहीं बल्कि गलियों और सड़कों पर फिरने वाला आम इंसान है। वो एक एक्ट के ड्रामे में अपने फ़न का मुज़ाहरा बड़ी उम्दगी से करते। उनकी ज़बान सादा और शगुफ्ता है और वो रोज़मर्रा की चाशनी के साथ इस तरह मकालमे तहरीर करते हैं कि पढ़ने वाला लुत्फ़ उठाता है। मुअज़्ज़ज़ सामीन, हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये मालूमात, इल्मी मालूमात आपके ज़हन पे खुशगवार असरात छोड़ेगी। दस्तक एक स्टेज ड्रामा है डॉक्टर ज़ैदी। डॉक्टर साहब पलंग पर गाउन तकिए से टेक लगाए बैठे हैं। उम्र 45 के लगभग, फ्रेंच कट, चेहरे पर नकाहत नुमायाँ। उस वक्त उन्होंने कंबल लपेट रखा है। पलंग के पास छोटी मेज़ पर मुख्तलिफ़ अशिया पड़ी हैं। रात तूफ़ानी, तेज़ व तुंद है। मुस्तकिल शोर हो रहा है। बेगम ज़ैदी आराम से कुर्सी पर बैठी किसी रसाले का मुताला कर रही हैं। उम्र 50 के करीब है। सर्दी की वजह से शाल ओढ़ रखी है। डॉक्टर किसी सोच में डूबे हुए हैं। उनकी नज़र के सामने दरवाजे पर जा पड़ती है जिस पर नीले रंग का पर्दा पड़ा हुआ है। बेगम उन्हें देखती है और फिर रसाले के वर्क गर्दानी करने लगती है। डॉक्टर साहब कुछ कहते हैं मगर बहुत आहिस्ता उनके होंठ हरकत करते हुए दिखाई देते हैं। फिर कंबल अपने जिस्म से हटाने लगते हैं। बेगम की नज़र पड़ती है। बेगम, क्या है ज़ैदी? ज़ैदी, दस्तक सुनी तुमने? बेगम, दस्तक सुनी? ज़ैदी, सुनी नहीं तुमने?
डॉक्टर साहब के हाथ रुक जाते हैं। बेगम, हो ना सुनो भी, कहाँ है दस्तक? जैदी, कहाँ है दस्तक? ये क्या कह रही हो तुम? देखो तो जाकर, कोई आया है दरवाजे पर, कोई खटखटा रहा है दरवाज़ा। बेगम, कोई नहीं। जैदी, साफ आवाज़ आ रही है, नहीं जाना चाहती तो मैं खुद चला जाता हूँ। डॉक्टर साहब अपने से कंबल हटाने लगते हैं। बेगम रसाला परे रख कर उठती हैं और उनकी तरफ आती हैं। बेगम, ये क्या कर रहे हैं आप? जैदी, देखता हूँ दरवाजे पर कौन है, तुम तो जाती नहीं हो। बेगम, मेहरबानी करके बैठे रहिए, दरवाजे पर कोई भी नहीं है। जैदी, तो फिर ये दस्तक कैसी? बेगम इनके गर्म कंबल लपेटने लगती है। बेगम, तेज़ हवा का शोर है। जैदी साहब, कुछ भी नहीं है, कोई दस्तक नहीं हो रही। जैदी साहब, तेज़ हवा दरवाजे पर दस्तक दिया करती है, तुम ज़रा जाके तो देखो। बेगम, मैं कहती हूँ कोई नहीं है, ख़्वाह आप परेशान हो रहे हैं। जैदी, ज़रा सुनो तो, साफ, बिल्कुल साफ दस्तक नहीं तो, और ये क्या है? बेगम, आपका वहम है। जैदी, देखो अब ज़्यादा ज़ोर से होने लगी है, ये फेम है क्या? फिर उठने की कोशिश करते हैं। बेगम उनका हाथ पकड़ लेती है। बेगम, खुदा के लिए लेटे रहिए, आप तो खुद डॉक्टर हैं, डॉक्टर होकर ऐसी हरकतें कर रहे हैं, अपनी हालत का कुछ तो ख्याल करें। जैदी, तुम एक मर्तबा जाकर देख नहीं आती? बेगम, मैं जानती हूँ दरवाजे पर कोई नहीं, खैर देख आती हूँ। यूं सर को जुम्बिश देती हैं जैसे उस काम को बेकार समझ रही हैं। दरवाजे की तरफ जाती हैं। जैदी ने टिकटिकी बांधे हुए देखते रहते हैं। बेगम पर्दे के पीछे चली जाती हैं। 2-3 लम्हों के बाद पर्दे से बाहर आती हैं। जैदी, कौन है? बेगम, कौन होगा? बेगम वापस आती हैं। कौन होगा? कोई भी नहीं। जैदी, बेगम तुमने दरवाज़ा खोला था। बेगम ज़रा गुस्से से, तो क्या दरवाज़ा खोले बगैर ही कह रही हूँ? न जाने बैठे बैठे क्या हो जाता है आपको, कोई आएगा तो काल बेल नहीं देखेगा, दरवाजे पर ही दस्तक देगा। डॉक्टर और बेगम एक दूसरे को देखते हैं। डॉक्टर की नज़रों में बेएतबारी सी है और बेगम की नज़रों में शिकायत। जैदी, मगर फिर ये दस्तक, ये कैसी दस्तक? बेगम अल्फाज काटते हुए, आप आराम नहीं करेंगे डॉक्टर होकर? जैदी बीवी के अल्फाज काट कर, बार बार मुझे क्यों बता रही हो कि मैं डॉक्टर हूँ? बेगम, वो इसलिए कि आपको हम लोगों से बिल्कुल मुख्तलिफ होना चाहिए। अगर डॉक्टर भी किसी वहम का शिकार हो जाए तो फिर उसके इल्म का क्या फ़ायदा? जैदी, शायद तुम सच ही कहती हो। बेगम आवाज़ में नरमी, आप खुद ही बताइए, एक डॉक्टर हकीकत पसंद नहीं होगा तो और कौन होगा? जैदी, दरवाजे पर दस्तक की आवाज़ सुनना हकीकत के ख़िलाफ़ है। बेगम, जब दस्तक ही न हो और इसरार किया जाए कि आवाज़ सुनी है, उस वक्त आवाज़ सुनना किस तरह हकीकत हुई? डॉक्टर सर झुकाकर अपनी पेशानी पर हाथ रख लेते हैं। बेगम उन्हें देखती रहती हैं। डॉक्टर साहब की नज़रें बेख्तियार सामने पर्दे पर पड़ती हैं। तेज़ उतंद हवा का शोर बढ़ गया, शायद बारिश शुरू होगी। बेगम लेट गई। ना, डॉक्टर साहब अपने ख्याल में गर्क हैं। मैंने क्या कहा? जैदी, क्या कहा? बेगम, लेट जाइए। जैदी, तुमने दरवाज़ा खोल कर देखा था ना? बेगम, हद हो गई है, आप लेट क्यों नहीं जाते? कितनी बार बता चुकी हूँ कि दरवाज़ा खोल के देखा है, कोई भी नहीं है, आधी रात हो चुकी है, अभी तक आप जाग रहे हैं। डॉक्टर बुरहान ने कहा था कि आपको मुकम्मल आराम की ज़रूरत है। जैदी, ये बात मैं खुद भी जानता हूँ। बेगम, क्यों नहीं जानते? जानते हैं और खूब जानते हैं। डॉक्टर बुरहान ने कहा था मैं खुद आकर आपको दवा पिलाऊंगा। याद नहीं आ रहा? इसी सुबह आएगा वो। जैदी, अच्छा लड़का है डॉक्टर बुरहान। बेगम, मैंने इतना ज़िम्मेदार और फ़र्ज शनास नौजवान आज तक नहीं देखा। स्वाय काम के और कुछ नहीं सूझता उसे, हर वक्त काम, दिन हो या रात, काम के अलावा और कोई गरज नहीं, यही है फ़र्ज शनासी। जैदी, डॉक्टर को फ़र्ज शनासी होना चाहिए। ये कहते हुए डॉक्टर साहब फिर सामने पर्दे को देखने लगते हैं। बेगम, आप फिर देख रहे हैं पर्दे को, दरवाजे को? तौबा है डॉक्टर बुरहान, आएंगे तो मैं उनसे आपकी शिकायत करूँगी, कहूँगी। जैदी, क्या कहोगी? बेगम,
ये भी तो एक बीमारी है आपको वहम की, दरवाजे पर कोई है ही नहीं और आप हैं कि दस्तक की आवाज़ सुन रहे हैं। एक बार नहीं बल्कि कई बार ऐसा हुआ है। दरवाजे की घंटी बजती है। जैदी, अब तो कोई आया है ना? बेगम, शायद डॉक्टर बुरहान है। बेगम दरवाजे की तरफ जाती हैं और पर्दे के पीछे गायब हो जाती हैं। चंद लम्हों के बाद जब बाहर निकली तो उनके साथ डॉक्टर बुरहान भी आते हैं। डॉक्टर बुरहान उम्र के लिहाज से बिल्कुल नौजवान हैं। हाथ में डॉक्टरों वाला बैग और बरसाती पहन रखी है। बुरहान दूर ही से अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जैदी, वालेकुम सलाम। बड़ी तकलीफ़ की बेटा, इस वक्त आने की क्या ज़रूरत थी? सुबह देखा जाता ना। बुरहान, कोई बात नहीं बेगम। हाँ बेटा, इस वक्त भला क्या ज़रूरत थी आने की? बुरहान, डॉक्टर बुरहान, आज शाम से पहले 2 केस ऐसे आ गए कि फुर्सत ही ना मिली, बड़ा मसरूफ़ रहा। बुरहान आगे बढ़ते हैं, बैग छोटी मेज़ पर रख देते हैं। कहिए, टेम्परेचर लिया? बेगम, थोड़ी देर पहले लिया था, 100 है। बुरहान, सीने में तो दर्द नहीं? जैदी, नहीं। बुरहान, शुक्र है। और कोई बात? बेगम, घबराहट सी है। बुरहान, कोई बात नहीं, मेरा ख्याल है इंजेक्शन में नागा कर दिए इसीलिए। जैदी, ये ठीक है। बेगम जल्दी से बाएं दरवाजे में से दूसरे कमरे में चली जाती हैं। बुरहान एक बोतल उठाते हैं। बुरहान, सिरप ख़त्म हो गया, कल आऊँगा तो ले आऊँगा। जैदी, जी हाँ, तो आप चले जाइए। बुरहान, जी हाँ। बेगम दूसरे कमरे से, डॉक्टर साहब। बुरहान, जी। बेगम, ज़रा ठहरिए। बुरहान, मुझे जल्दी है ज़रा। बेगम, बस 1-2 मिनट, चाय ला रही हूँ। बुरहान, ओहो, आपने क्यों तकलीफ़ की? बेगम आती हैं। बेगम, आप भी तो सर्दी में आए हैं, बरसाती अतार दीजिए। बुरहान बरसाती अतार कर कुर्सी के बाजू पर फैला देते हैं। बेगम चली जाती हैं। मिसेस जैदी चली जाती हैं। जैदी साहब, बैठ जाइए। बुरहान कुर्सी पर बैठ जाते हैं। और तो कोई तकलीफ़ नहीं है? डॉक्टर बुरहान पूछते हैं जैदी साहब से। बेगम, ट्रे में चाय की 3 प्यालियाँ लेकर आती हैं। बेगम, मैं बताती हूँ डॉक्टर साहब। ट्रे बुरहान की तरफ बढ़ाते हुए वो एक प्याली उठा लेते हैं। बेगम दूसरी प्याली शोहर को और तीसरी प्याली अपने दाएं हाथ में लेकर खाली ट्रे झुककर मेज़ के साथ लगा देती हैं। बुरहान, डॉक्टर बुरहान घूंट लेकर, आप क्या बता रही थी? बेगम, डॉक्टर साहब, ये बात बताते हुए मुझे कुछ अजीब सा एहसास होता है, शायद आप यकीन ना करें, मगर अपने शोहर की तरफ देखते हुए जो निगाहें झुकाए चाय पीने में मसरूफ़ हैं। बुरहान, डॉक्टर बुरहान, फरमाइए तो, आप क्या कहना चाहती हैं? बेगम, इन्हें एक वहम सा हो गया है। डॉक्टर बुरहान, वहम? वहम कैसा? बेगम मुस्कुराकर, आप कहेंगे डॉक्टर और वहम, ये क्या बात हुई? बुरहान, जी मैं नहीं कहूँगा, मैं जानता हूँ कि इंसानी फितरत बड़ी पुरस्कार होती है और डॉक्टर भी तो एक इंसान ही होता है। बेगम एक बार फिर शोहर को देखती है, वो बदस्तूर चाय पीने में मसरूफ़ है। बेगम, चाय पीजिए ना। डॉक्टर बुरहान, बेहतर पी रहा हूँ। बुरहान प्याली होंठों से लगा लेते हैं। और मिसेस जैदी भी चाय पीती हैं। मिसेस जैदी, पता नहीं क्या बात है, बैठे बैठे ख्याल करने लगते हैं कि दरवाजे पर दस्तक हो रही है, हालांकि दरवाजे पर कोई भी नहीं होता। डॉक्टर बुरहान, हो सकता है किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी हो और आपने ना सुनी हो। मिसेस जैदी, दस्तक होती ही नहीं, मैं कैसे मान लूँ? बुरहान, यानी दस्तक नहीं होती और डॉक्टर साहब महसूस करते हैं कि दस्तक हो रही है? बेगम, जी हाँ। बुरहान चाय के 2 घूंट लेकर जैदी की तरफ देखते हैं। जैदी ने प्याली खाली कर दी है। बेगम हाथ बढ़ाकर प्याली ले लेती हैं और मेज़ पर रख देती हैं। जैदी ने अपना सर दीवार से लगा दिया और आंखें बंद करके लेटे हैं। बुरहान, नींद आ रही है डॉक्टर साहब? जैदी आंखें खोले बगैर, जी नहीं बेगम, आज नहीं, बार बार यही ख्याल आता है। मैंने कहा कि बाहर तेज़ हवा चल रही है, इसकी वजह से ये शोर है, मगर मानते ही नहीं। 2 मरतबा मुझे दरवाज़े पर भेजा। डॉक्टर बुरहान, और वहाँ कोई नहीं था? मिसेस जैदी, नहीं, कोई भी नहीं था। डॉक्टर बुरहान, अच्छा। मिसेस जैदी, आप इनसे पूछिए। जैदी आंखें खोल देते हैं। जैदी, डॉक्टर जैदी बोलते हैं, बुरहान बेटा, बुरहान
कहिए ज़ैदी, ये आज से 18-20 बरस पहले का वाक़या है। उस ज़माने में मेरी प्रैक्टिस खूब चलती थी, सर खुजाने की भी फुर्सत नहीं मिलती थी। डिस्पेंसरी और घर पर मरीज़ों का ताना बंधा रहता था। एक रात में देर से घर पहुंचते ही बिस्तर पर गिर पड़ा। बुरी तरह मैं थक चुका था। बुरहान प्याली मेज़ पर रख देते हैं, बेगम प्याली हाथ में लिए गौर से देख रही होती हैं और डॉक्टर साहब को सुन रही होती हैं। कुछ देर बाद मेरे नौकर ने आकर बताया कि कोई बड़े मियाँ आए हैं और आपको साथ ले जाना चाहते हैं। मैंने इनकार कर दिया और नौकर से कहा कि बड़े मियाँ को वापस भेज दो, मगर उसके रोकने के बावजूद वो बूढ़ा मेरे कमरे में आ गया और मिन्नत समाजत करने लगा कि मेरा बेटा सख्त बीमार है, पहले भी आपकी दवा से शिफा हुई थी, चल कर देख लें। मगर मेरी आंखें बंद होती जा रही थी। ज़ैदी 2-3 लोगों के लिए खामोश रहते हैं, फिर कहने लगते हैं। गर्म बिस्तर छोड़ना मुश्किल महसूस हो रहा था। मैंने सख्ती से इनकार कर दिया। वो बोलता रहा और जब नौकर ने उसे ज़बरदस्ती बाहर निकाल दिया तो दरवाज़े पर दस्तक देने लगा। न जाने कब तक वो दस्तक देता रहा और मैं सो गया। ज़ैदी फिर खामोश हो जाते हैं। बेगम की निगाहें अपने शौहर पर जमी हैं और बुरहान मेज़ से दवाई की एक शीशी उठाकर उसे देख रहे हैं। सुबह उठा तो तबीयत पर बड़ा बोझ था। अफसोस कर रहा था कि मैंने बूढ़े को क्यों मायूस किया। बुरहान, उस वक्त आपका ज़मीर बेदार हो गया था। ज़ैदी, बस यही बात थी। मैंने उस बूढ़े को ढूंढने की बहुत कोशिश की मगर कहीं पता ना चला। न जाने वो कौन था। बुरहान, वो बूढ़ा तो चला गया मगर अब कभी कभी आपका ज़मीर दरवाज़े पर दस्तक देता रहता है। बुरहान बोतल मेज़ पर रख देता है। ये दुआ आज ख़त्म हो जानी चाहिए थी। ज़ैदी खामोश रहते हैं। बुरहान बरसाती उठाकर पहन लेते हैं और बैग उठाकर ज़ैदी की तरफ देखते हैं। डॉक्टर साहब, ज़ैदी को हो बेटा। बुरहान, इस वाक़े में एक बात का इजाफ़ा कर लीजिए, मैं उन्हीं बड़े मियाँ का पोता हूँ जिसका बेटा उस रात एड़ियाँ रगड़ रगड़ कर मर रहा था। ज़ैदी, तुम? बेगम, बुरहान बेटा। बुरहान, अच्छा, खुदा हाफ़िज़। डॉक्टर साहब, इत्मीनान के साथ सो जाइए, अब दरवाज़े पर दस्तक नहीं होनी चाहिए, आराम कीजिए, शब बख़ैर, कल हाज़िर होऊंगा। बुरहान दरवाज़े की तरफ बढ़ता है और जल्दी से पर्दे के पीछे गायब हो जाता है। ज़ैदी और बेगम खामोशी से देखते रहते हैं। बुरहान के पर्दे के पीछे जाते ही पर्दा गिर जाता है। मुअज़्ज़ज़ सामीन, एक बहुत खूबसूरत ड्रामा डॉक्टर ज़ैदी का, यानी एहसास से जुर्म, उन्हें एहसास हो जाता है कि उन्होंने एक मरीज़ की जान बचाने में कोताही की और अपनी नींद को तरजीह दी, और अगर वो नींद को तरजीह ना देते तो उस वक़्त उसी डॉक्टर बुरहान का बाप था जो बीमार था और आज वही उनकी डॉक्टर ज़ैदी की ज़िंदगी बचाने का वसीला था। तो हमें हर मुमकिन दूसरों की मदद के लिए कोशां रहना चाहिए। अब हम आपके सामने एक फ़रतुल्लाह बेग साहब हैं, उनकी सौने उम्री बयान करेंगे। मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग दिल्ली में पैदा हुए। उन्होंने BA की तालीम दिल्ली में हासिल की। मौलवी नज़ीर अहमद से अरबी पढ़ी और उनके अजीज़ शागिर्द रहे। पहले हैदराबाद दक्कन में महकमा तालीम में मुलाजमत अख्तियार की, फिर अदलिया ने उनकी खिदमत हासिल कर ली और जज के ओहदे तक तरक्की पाई। मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग उर्दू के साहिब, तर्ज़ इंशा परदाज और शगुफ्ता नगार अदीब थे। सरकारी मुलाजमत और मसरूफ़ ज़िंदगी के बावजूद वो इल्मी और अदबी सरगर्मियों के लिए वक्त निकालते थे। उनकी वजह शोहरत उनके मज़ाहिया मज़ामीन हैं। इनकी ज़राफ़त संजीदा मगर इतनी रसीली होती कि पढ़ने वाला इसके मज़े को फरमोश नहीं कर सकता था। उनकी तहरीरों से उनकी ज़िंदगी ज़िंदा दिली झलकती थी। उनका उसलूब सादा और रवां। उनकी ज़बान दिल्ली की टिकसाली ज़बान है। शख्सी खाके लिखने में उन्हें कमाल हासिल है। वो खाकों में ऐसा ड्रामाई अंदाज़ अपनाते हैं जो उनके किरदार की मुतहर्रिक तस्वीर पढ़ने वाले के सामने आ जाता है। दिल्ली का एक यादगार मुशायरा
जिसमें शायरों की ऐसी तस्वीर कशी की कि एक एक शायर आंखों के सामने चलता फिरता दिखाई देता। नज़ीर अहमद की कहानी कुछ मेरी कुछ उनकी ज़ुबानी। मैं मौलवी नज़ीर अहमद का जो खाका उन्होंने खींचा है वो उर्दू अदब का शाहकार है। इनका बड़ा कारनामा ये है कि इनके मज़ामीन से पुरानी तहज़ीब के उन पहलुओं पर नज़र पड़ती है जिन तक रसाई किसी दूसरी तरह मुमकिन न थी। इसका सबूत उनके दो मज़ामीन नई और पुरानी तहज़ीब की टक्कर और फूल वालों की सैर से बखूबी मिलता है। मौज़ूद सामी, अब एक ग़ुलाम। खुदा बेहतर जानता है कि मुझको किस ग़रज़ की तकमील और किस ख़याल के पेश नज़र रख कर पैदा किया गया है। मुझे तो बज़ाहिर अपने यहाँ आने की कोई ख़ास वजह नहीं मालूम होती। हाँ, अगर सरकार के चांटों के लिए किसी गद्दी की, बेगम साहिबा के तमाचों के लिए किसी कल्ले की और साहिबजादे साहिब की ठोकरों के लिए किसी पंडली की और साहिबजादी साहिब की चुटकियों के लिए किसी हाथ की ज़रूरत थी तो मेरे पैदा होने के लिए बहुत काफ़ी वजह मौजूद हैं। एक ग़ुलाम की सरगुज़श्त ये हम आपके सामने माज़ा सामीन बयान कर रहे हैं और शायद इसी ख्याल से मेरी हड्डियाँ मज़बूत, मेरा गोश्त सख्त, मेरी गुद्दी मज़बूत बनाई गई या रफ्ता रफ्ता बन गई। मैं कहाँ पैदा हुआ और कब पैदा हुआ, इसका दाखला कज़ा व क़दर के दफ्तर में शायद मिल सके। दुनिया में इन वाक़यात का पता चलना नामुमकिन है। मेरे माँ बाप कौन थे, मेरे माँ बाप कौन थे उसका हाल भी किसी को मालूम नहीं और क्यों कर मालूम हो सकता जब बावजूद इनका बेटा होने के मुझे ख़ुद मालूम नहीं तो भला दूसरों को क्या मालूम होगा। हाँ, इतना जानता हूँ कि जब मैं छोटा सा था उस वक्त एक औरत मुझे गोद में लिए फिरती थी। उसके बाद वो गायब हो गई और किसी ने मुझे सड़क के किनारे एक मकान में ला बैठाया। इसके बाद हमारे सरकार आए, कुछ लिखाई पढ़ाई हुई, मुझे गाड़ी में बैठा लाए और इसके बाद अब तक ना ये घर हमसे छूटा और ना हम इस घर से छूटे। घर में आते ही मारो मार मेरे लिए नए कपड़े सिले और नुला धुला कपड़े पहना, मुझे खासा उजला आदमी बना दिया। थोड़ी देर में दस्तरख़्वान बिछा, बेगम साहिबा ने मुझे दस्तरख़्वान पर बिठा लिया और ये पहला और आखिरी दिन था जो इस घर में मुझे दस्तरख़्वान पर खाना नसीब हुआ। खाने बड़े बड़े मज़े के थे, मैं भूखा भी था। ऐसा बेताब होकर गिरा कि जब पेट तन कर नकारा हो गया हो उस वक्त कहीं जाकर खाने से हाथ उठाया। जिस पेट में कभी आधी रोटी भी न गई थी उसमें मलगूबा भर गया, बदहज़मी हुई, इलाज हुए, खुदा खुदा करके अच्छा हुआ। उसके बाद मैं खाने में एहतियात करता या न करता। हाँ, खाना देने में बेगम साहिबा मुझे बहुत एहतियात करती। घटते घटते आधी रोटी पर नौबत आ गई। हुक्म था कि मेरे सामने खाना, भला बढ़ते मैदे को आधी रोटी क्या मालूम हो, खाना कम रखा जाए, लेकिन वहाँ आधी रोटी से पौनी रोटी ना हुई। फिर भी मेरे पेट बड़े होने की सबको शिकायत थी। उनकी एक लड़की बस मेरे ही बराबर थी। यकीन मानिएगा हर वक्त उसका मुँह चलता था। ये सौदे वाला आया, मचल गई, 2 पैसे लेकर खा लिए। कोई ख्वांचे वाला आया, बिफर गई, एक आना लेकर चट कर गई। काछन आई, लूट ली गई। 2-4 पैसे कचालू हज़म कर लिए। खाने पर बैठी तो सबके बाद उठी। जब देखो पेट तना हुआ था, दस्त आ रहे थे, मगर बेगम साहिबा हैं कि कह जाती हैं, है ना ये बच्ची कुछ खाती है ना पीती है, आखिर कैसे जिएगी। ज़रा खाने बैठी और इस मोहे ने ये मेरी तरफ इशारा था कि मुझे घूरना शुरू कर देते कि ये खा 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 के इसने पेट अपना बड़ा कर लिया। भर भर काबियाँ देती हूँ जब भी तो मोहे का पेट फिर भी नहीं भरता। मुर्गी का मैदा है, इधर खाया उधर हज़म, नज़र व ज़र
तो लगाना मुझे आता नहीं। हाँ, ये ज़रूर है कि घूरना अक्सर मेरे लिए मुफीद साबित होता। शुरू शुरू में तो मेरी ये हालत थी कि किसी को कुछ खाते देखता और अल्लाह घट गया। कोई अल्लाह का बंदा ये भी ख्याल नहीं करता था कि इस मासूम और लावारिस बच्चे को कुछ दो। आखिर कहाँ तक दिल मारा जाता। मैंने भी रंग बदला। जहाँ किसी ने ज़रा मुँह चलाया और मैंने घूरा, इधर मैंने घूरा और उधर मुझ पर सलावातें पड़नी शुरू हो गई। मगर थोड़ा बहुत यारों के हिस्सा में आ ही गया। होते होते मेरी नज़र का शोहरा हो गया। एक दफ़ा मैंने बहुत घूरा था मगर किसी ने मुझको कुछ नहीं दिया था। खुदा का करना क्या हुआ कि उसका सारा खाया हुआ जूं का तू निकल आया और मेरी नज़र लगने को उसको अच्छा असर हुआ। अब क्या था, ज़रा मैंने खाने वाले की तरफ घूर कर देखा और मैं उसका हिस्सेदार हो गया। गरज नतीजा ये हुआ कि दुनिया की कोई नेमत न थी जो घर में आती हो और उसमें से थोड़ा बहुत मुझे ना मिल जाता हो। खैर, काम से तो हम नहीं घबराते मगर हर वक्त की मार पीट ज़रा बुरी मालूम होती थी। आखिर कहाँ तक पिटे जाएं। ये आया मार गया, वो आया मार गया, इधर से लात उधर से घूंसा। बेगम साहिबा कह रही हैं लोटा ला, साहबजादे कह रहे हैं पानी ला, सजदादी फरमा रही हैं चल मेरे साथ खेल। ये कह रहा है इधर आ, वो कह रहा है उधर जा। आखिर आदमी ना हुआ जैसे घुन चक्कर हो गया। जिसका हुक्म ना मानो वही बस लात घोंसा मुक्का और हुक्म मानो तो क्यों कर मानो। भला तीन काम एक आदमी क्यों करे। तीन काम एक आदमी क्यों कर सकता है। आखिर मैंने भी बेहयाई का जामा पहन लिया। पिटना किस्मत में लिखा था तो यूं ही सही, यूं भी पिटना है तो पिटता ही चला गया। फिर काम करके अपने आप को मुफ्त में क्यों थकाऊं। निकम्मे का खिताब मिलता तो मिलने दो, बुरा भला कहते हैं तो कहने दो, इस कान सुनो उस कान अड़ा दो। मार तो वैसे भी पड़ती है, आप भी बक बक करके थक जाएंगे। ये चाल भी घुरने की तरह मेरी कामयाब हुई। सब चीखते चिल्लाते रहे मगर मैं टस से मस न होता। जहाँ किसी ने ज़रा हाथ लगाया और मैंने इस ज़ोर से चीख मारी कि गोया किसी ने मेरा गला ही घोंट दिया। कभी किसी ने मेरी इस तरकीब को देख लिया तो राज खुल गया, नहीं तो मारने वाला खुद घबरा गया। दूसरों ने गुल मचाया कि ए ओ लौंडे को मार डाला। कभी तो मारने वाले साहब मुझसे ज़्यादा पिट गए और कभी डांट डपट हो गई मगर हम काम से बच गए। मगर बाबा हर फिरौने रामूसा। छोटी साहबजादी साहिबा कुछ मुझसे ज़्यादा तेज़ थी। खुद ही मुझे मारती और ख़ुद ही रोने बैठ जाती। भला उनके मुकाबले में मुझ बेचारे की हस्ती क्या थी। उल्टी मुझी पर ही ले दे होती। गरज इस लड़की के हाथों नाक में दम आ गया मगर मैं बदला लिए बगैर थोड़ा ही मानता था। मारने की तोहमत न होती थी तो हिम्मत न होती थी। हाँ, कभी बेगम साहिबा इन पर खफा होती तो मैं भी उल्टी सीधी बहुत कुछ लगाता, महीना भर पहले की बातें याद दिलाता। अगर किस्मत ने यावरी की तो काम बन गया और शहजादी साहिबा की खूब कुंदी हो गई, नहीं तो लतरापे का इल्ज़ाम लगा। बेगम साहिबा ने बेटी का गुस्सा मुझ गरीब पर उतार लिया। जुम्मा के जुम्मा हमारी ठांठ घोंट की बाजरे का पेड़ा बना दे जाती थी। ज़रा बालों की खूंटियाँ निकली और उस्तरा फिरा। उस्तरे का फिरना क़यामत होता था। जिसके पास से निकले उसने चांटा रसीद किया। कुछ घटी हुई टांट पर चांटा ऐसा पड़ता था कि सुबहान अल्लाह, छींटें उड़ जाती थी। मारने वाले को मज़ा आ जाता था तो आता हो, मेरा तो बाज़ औक़ात सर भुना जाता था। और तो और बड़े सरकार भी मजाक में चलते चलते 2-1 चांटे रसीद कर दिया करते थे। कहते हैं बाप पर पूत पुता पर घोड़ा बहुत नहीं तो थोड़ा थोड़ा। ये एक मिसाल है। मेरा बाप भी शायद कोई चोर था क्योंकि जहाँ मैंने किसी अच्छी चीज़ को देखा चुराने को जी चाहा। पहले तो दिल मारता था, आखिर फितरत तबीयत पर गालिब आ गई और छोटी छोटी चीज़ों की चोरी मैंने शुरू कर दी। खिलौना उठाया छुपा लिया, रुमाल देखा गायब कर दिया। लेकिन आखिर इन चीज़ों।
को आखिर में कहाँ ले जाता। मेरी दुनिया तो इसी मकान की चारदीवारी में थी। सच है, खुदा बड़ा कारसाज है। ये मुश्किल भी आसान हुई। एक मामा आई, हाथ की बड़ी तेज़ थी। मौका मिलता तो घर भर में झाड़ू दे देती, मगर मुश्किल ये आ पड़ी कि बेगम साहिबा कुछ इनकी शक्ल से ताड़ गई। इसके लिए इनकी हदूद बावर्ची खाने और सहन से आगे न बढ़ी। इस पर भी वो अपना काम पूरा कर लेती थी। रात को घर जाती, सुबह ही वापस आती। कोई रोज़ पोटली खुलवाने से रहा। खुदा जाने कितना दाल आटा बांध कर ले जाती थी। हाँ, ये ज़रूर था कि जब से वो आई थी दस्तरखान पर हर चीज़ थुड़ने लगी थी। हमारी बेगम साहिबा को समझ देखो कि बजाय ये मालूम करने के कि खाना क्यों कम पड़ता है, उल्टा गला बढ़ा दिया। मगर मामा जी ने इस पर भी बस न की। इधर गला बढ़ा, उधर उनकी चोरी बढ़ गई। गरज जब तक वो रही, खाने में हमेशा बरकत ही बरकत रही। मामा जी बच्चा समझकर मेरे सामने पोटली बांधने में ज़रा एहतियात कम करती थी, इसलिए मुझे उनके करतूतों का हाल खूब मालूम हो गया था। उनको भी मालूम था कि मैं उनकी सारी कार्रवाइयों से वाकिफ़ हूँ, इसलिए मेरी खातिरदारी करती। चुपके बावर्ची खाने में मुझे खूब खाना खिलाती, कभी कभी मिठाई भी ला कर देती। रफ्ता रफ्ता मुझे उनसे कुछ उन्स हो गया। और क्यों ना होता, घर वाले मेरे साथ कौन सी भलाई करते थे जो मैं उनके माल का गम खाता। आखिर ये हुआ कि थोड़े ही दिनों में खुद मैंने मामा जी को चीज़ें चुरा कर घर से देना शुरू कर दी। ज़रा बेगम साहिबा ने कोई चीज़ रखी और गायब, तकिए के नीचे से पैसे गायब, जेब से रुपये गायब, खूंटी से तौलिया गायब। आखिर यहाँ तक हुआ कि पटारी में से सोने का छल्ला उड़ गया। इस पर भी बड़ा गुल मचा। छुरी पड़वा कर रखी गई, कच्चे चावल चुपवाए गए, मगर पता ना चला। मुझ पर तो शुबा हो ही नहीं सकता था। जानते थे कि चुराएगा तो कहाँ ले जाएगा। मामा पर शुबे की गुंजाइश ही न थी, क्योंकि उससे बावर्ची खाना कब छूटता था। अब रही भी मुगलानी और आया तो वो जाने और बेगम साहिबा जाने। गरज थोड़े दिन बाद यही गुजरी बात हुई। छल्ले के वज़ भी मामा ने मुझे 2 लड्डू ला कर दे दिए। अब क्या था, मुझे तो लड्डुओं की चाट ही पड़ गई। मैंने तो अपना घर साफ कर मामा जी का घर खूब भरा। अपना घर साफ करा और मामा जी का घर खूब भरा। उनकी बेटी की शादी होने वाली थी। सारा जहेज़ हमारे घर से रफ्ता रफ्ता वहाँ पहुँच गया। यहाँ तक कि रद्दी, चांदनी और मच्छरदानी तक उठ गई।